गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अभ्युदय आईएएस कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। करंट अफेयर्स की सीरीज में आप डेली 10-10 क्वेश्चन देख रहे हैं, तो उसी कड़ी में आज 13 दिसंबर के करंट अफेयर्स अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि दिसंबर 2022 तक राजस्थान देश में सौर ऊर्जा में पहले स्थान पर है। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी हो गई है? क्वेश्चन क्या है? दिसंबर 2022 तक राजस्थान पूरे देश में सौर ऊर्जा के मामले में कौन से स्थान पर आ गया है? पहले स्थान पर आ गया है। तो राजस्थान की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता आपसे पूछी गई है, तो बताइए दिसंबर 2022 तक राजस्थान की सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है? ऑप्शन आपके सामने है। ए ऑप्शन है 10,260 मेगावाट, बी ऑप्शन है 14,060 मेगावाट, सी ऑप्शन है 16,060 मेगावाट और डी ऑप्शन है 17,060 मेगावाट। तो इसमें से बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। राजस्थान की सौर उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी। राजस्थान की सौर उत्पादन क्षमता कितनी हो गई है? 16,060 मेगावाट हो गई है। तो इस मामले में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता के मामले में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है, जिसकी क्षमता कितनी है? 16,060 मेगावाट है इसकी। ओके, पहले स्थान पर है। और राजस्थान में ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी है। ओके, तो क्या है कि राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन के अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों होने के कारण सौर ऊर्जा नीति के तहत 2024-25 तक 30 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। ये क्वेश्चन पहले भी आ गया है एग्जाम में कि 2024-25 तक राजस्थान में कितनी सौर उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। तो उसका आंसर क्या होगा? 30 गीगावाट। ओके, ये कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट दे रखे हैं जो पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं। राजस्थान में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कितने वाट का है? 2245 मेगावाट का है, जो जोधपुर के बड़ला में स्थापित है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। कैसा है? विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क। ओके, और कुछ पॉइंट अपन यहाँ पे देख लेते हैं कि राजस्थान में ऊर्जा के उत्पादन की क्षमता, तो सौर ऊर्जा के मामले में कितनी क्षमता है? 16,060 मेगावाट, पवन ऊर्जा में 4570 मेगावाट, बायोमास ऊर्जा में 125 मेगावाट और लघु हाइड्रो ऊर्जा में 24 मेगावाट। और ये पॉइंट देखिए, ये क्वेश्चन भी अपने एग्जाम में आया हुआ है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना में पहले पायदान पर है। ये तो है ये बात कि राजस्थान देश में प्रधानमंत्री कुसुम योजना में पहले पायदान पर है। इस योजना के तहत पहला प्लांट भी राजस्थान के जयपुर जिले में कोटपुतली तहसील के भालोजी गांव में स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है। ओके, तो ये हाल ही का करंट का क्वेश्चन है। तो इसमें राजस्थान की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी हो गई है? 16,060 मेगावाट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? खुद का स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला कौन सा राज्य है? बताइए। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? ABCD में से इसका सही आंसर क्या होगा? अपनी स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है जिसने हाल ही में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है? क्या केरल ने किया है या कर्नाटक ने या तमिलनाडु ने या आंध्र प्रदेश ने? बताइए। तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। तो किसने जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है? तमिलनाडु ने। कौन से राज्य ने किया है? तमिलनाडु ने। कब किया है? 9 दिसंबर 2022 को। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन। इन्होंने क्या कहा है कि 2070 के राष्ट्रीय लक्ष्य से बहुत पहले कार्बन तटस्थता प्राप्त कर लेंगे। ओके, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इन्होंने क्या किया है? अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है। तो इस तरह का मिशन शुरू करने वाला तमिलनाडु देश का पहला राज्य बन गया है। तो इसकी मुख्य बात क्या है कि तमिलनाडु राज्य परिवर्तन मिशन को जिला स्तर पर लागू करेगा। कैसे? जिला स्तर पर लागू किया जाएगा और इसे जिला स्तर पर नियुक्त जलवायु अधिकारियों द्वारा समन्वित और कार्यान्वित किया जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट बात,
कि तमिलनाडु सरकार ने जलवायु परिवर्तन मिशन के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व निदेशक एरिक सोलहेम को अपना सलाहकार नियुक्त किया है। क्या है? सलाहकार नियुक्त किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के बीच फार्म को देश का पहला कार्बन तटस्थ फार्म घोषित किया है? कौन से राज्य में? क्वेश्चन को वापस देख लीजिए। हाल ही में किस राज्य ने कोई कृषि फार्म है उसको देश का पहला कार्बन तटस्थ फार्म घोषित किया है? बताइए। केरल ने, कर्नाटक ने, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? इनमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है केरल। क्या है? केरल। और जानकारी अपन इसकी देख लेते हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहां पर? अलुवा में स्थित एक बीज फार्म को देश का पहला कार्बन तटस्थ मतलब कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया। मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा कि कृषि विभाग के तहत आने वाले इस बीज फार्म को कार्बन उत्सर्जन में काफी कमी आने के कारण मदद मिली और इसने कार्बन तटस्थ होने का दर्जा हासिल किया। तो इसमें क्या हुआ है कि पिछले 10 सालों में कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर इसमें यूज नहीं किया है। तो इसके जो ये बीज है ना इस फार्म के द्वारा विकसित किए गए, वो क्या करते हैं? कार्बन उत्सर्जन में कमी लाते हैं। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा। हाल ही में प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय राष्ट्रीय तकनीक महोत्सव थार 2023 का आयोजन किया जाएगा? हाल ही में, या फिर छोड़िए, हाल ही में को भी छोड़ दीजिए आप। प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय राष्ट्रीय तकनीक महोत्सव थार 2023 का आयोजन किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? MNIT जयपुर या IIT जोधपुर या IIIT कोटा या फिर RTU कोटा? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा RTU कोटा में, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा में इसका आयोजन किया जाएगा। किसका किया जाएगा? राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में थार 2023 का आयोजन किया जाएगा। यहाँ जो RTU है उसके कुलपति कौन है? प्रोफेसर SK सिंह। इन्होंने जो थार 2023 कार्यक्रम है उसका पोस्टर व वेबसाइट का विमोचन भी किया है। ओके, कब से कब तक होगा? 24 से 26 फरवरी तक 3 दिवसीय प्रोग्राम होगा। ओके, राष्ट्रीय स्तर तकनीकी महोत्सव, जिसको थार 2023 का नाम दिया गया है, का आयोजन किया जा रहा है। इसमें क्या है? बेहतर शिक्षा के साथ विद्यार्थियों की टेक्निकल और मैनेजमेंट स्किल को डेवलप करने, तकनीकी शिक्षा के विद्यार्थियों में छपी प्रतिभा को निखारने और उचित मंच देने के उद्देश्य से ये 3 दिवसीय राष्ट्रीय तकनीकी महोत्सव आयोजित किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में कौन जनवरी में विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी करेगा? हाल ही में कौन जनवरी में विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी करेगा? कब करेगा? जनवरी में। क्या? विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी कौन करेगा? पुणे या गोवा या कोलकाता या फिर जयपुर? प्रश्न क्या है कि विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका आंसर होगा बी। कौन करेगा? विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी गोवा करेगा। गोवा में पणजी में ये कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम का नाम क्या है? पर्पल फेस्ट। क्या नाम है? पर्पल फेस्ट। विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य में पहले समावेशी उत्सव 6 से 8 जनवरी 2023 तक पणजी में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? पणजी में। इस कार्यक्रम का नाम क्या है? पर्पल फेस्ट, जो कहाँ पर होगा? पणजी में होगा। ये राज्य में पहला समावेशी उत्सव है जो 6 से 8 जनवरी 2023 को आयोजित किया जाएगा। इसकी मेजबानी विकलांग व्यक्तियों के लिए गोवा राज्य आयोग द्वारा गोवा के समाज कल्याण और मनोरंजन सोसाइटी निदेशालय के सहयोग से किया जाएगा। ओके इसमें क्या होगा?
फेस्ट में कई अन्य इंटरेक्टिव गतिविधियों के बीच सभी प्रकार के मजेदार लाइव प्रदर्शन जैसे संगीत कार्यक्रम, नृत्य, स्टैंड अप कॉमेडी, स्पोर्ट्स इवेंट्स, ब्लाइंड कार रैली, बर्ड वॉचिंग और प्रदर्शनियां जो PWDs द्वारा और उनके लिए विकसित नवीनतम एड्स और उत्पादों को प्रदर्शित करेगी। ओके, क्लियर। तो प्रश्न था अपना, जनवरी में विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा? गोवा। गोवा में कहां पर होगा ये प्रोग्राम? पणजी में, जिसका नाम क्या है? पर्पल फेस्ट। ओके, छठा क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मेघना अहलावत, सुनीता अहलावत या मोनिका अहलावत या संतोष अहलावत? बताइए। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ABCD में से बताइए, क्या मेघना अहलावत या सुनीता अहलावत या मोनिका अहलावत या संतोष अहलावत? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए। कौन बनी है? मेघना अहलावत। मेघना अहलावत। ओके, तो इसके बारे में और जानकारी देख लीजिए। मेघना अहलावत बनी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रेसिडेंट। तो इनको अध्यक्ष चुना गया है TTFI का, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का। तो ये क्या है कि जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, उनकी ये पत्नी है, उनकी ये पत्नी है। और ये जो दुष्यंत चौटाला है, ये पहले ये अध्यक्ष थे TTFI, ये टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे। ओके, और बाद में भी चुनाव हुए हैं, तो इनकी वाइफ यहाँ पर अध्यक्ष बनी है। तो क्या है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने फरवरी में TTFI को निलंबित कर दिया था और इसके कामकाज को संभालने के लिए प्रशासकों की एक समिति नियुक्त की थी। तो दुष्यंत चौटाला TTFI के पूर्व अध्यक्ष थे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निलंबित कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों को चुनाव में भाग लेने से रोक दिया था। इसीलिए दुष्यंत चौटाला की वाइफ ने चुनाव लड़ा है और वो अध्यक्ष बनी है। तो TTFI के बारे में और थोड़ी जानकारी देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना 1956 में। ओके, ये अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ है, उसका संस्थापक सदस्य है। ओके, भारत और दुनिया में खेल के प्रचार में सबसे आगे रहा है। इसमें 34 राज्य इकाइयों और 37 संस्थानों की संबद्धता है। ये देश के सभी खेल संघों में सबसे सक्रिय संघों में से एक है। ओके, तो जो TTFI है वो ओलंपिक, विश्व, राष्ट्रमंडल, एशियाई और सभी प्रो टूर जैसे सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में TTFI के माध्यम से भारत का प्रतिनिधित्व किया जाता है। ओके, क्लियर। सातवां क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस देश ने अपने पहले चंद्रयान राशिद का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? बताइए। ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। RSSI, EORO जैसी एग्जाम है, इनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहले भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। जो करंट में कोई मुद्दा रहता है तो क्या होता है कि कोई भी देश होता है तो उसका यान का, चंद्रयान का, किसी का भी नाम पूछ लिया जाता है जो चर्चाओं में रहता है। तो हाल ही में किस देश ने अपने पहले चंद्रयान राशिद का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? UAE ने या ईरान ने या इराक ने या फिर ओमान ने? ABCD में से बताइए आप कि कौन से देश ने अपने पहले चंद्रयान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, जिसका नाम क्या रखा है उन्होंने? राशिद। तो इसका सही आंसर होगा ए, UAE ने। किसने? UAE ने अपने पहले चंद्रयान राशिद का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। ओके, ये इसके बारे में और डिटेल से जानकारी भी मैंने अटैच की साथ में। तो संयुक्त अरब अमीरात ने अपने पहले चंद्रयान राशिद का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इसे अमेरिका के फ्लोरिडा में कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया। चंद्रयान को दुबई में मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र में बनाया गया है और यह चंद्रयान अप्रैल 2023 के आसपास चंद्रमा पर पहुंचेगा। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी? इसे अमेरिका के फ्लोरिडा में कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया है। तो जो UAE का जो चंद्रयान है राशिद, उसको कहां से प्रक्षेपित किया गया है? उसको किया गया है अमेरिका से। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, हाल ही में G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? बार बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि G20 की अध्यक्षता हाल ही में भारत को मिली है, जिसकी पहली शेरपा मीटिंग कहाँ हुई थी? उदयपुर में। और G20 में भारत के स्थायी शेरपा किसको बनाया गया है?
अमिताभ कांत को, जो नीति आयोग के पूर्व CEO थे। तो हाल ही में G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? लखनऊ या उदयपुर या वाराणसी या नई दिल्ली? अब उदयपुर में तो क्या हुई थी, पहली शेरपा बैठक हुई थी, आपको पता है। तो अब इसके विकास मंत्रियों की मीटिंग कहाँ पर होएगी? लखनऊ, उदयपुर, वाराणसी या नई दिल्ली? 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर होगा वाराणसी। तो G20 विकास मंत्रियों की मीटिंग कहाँ पर होने जा रही है? वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में। जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, इन्होंने घोषणा की कि वाराणसी में G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी होगी। ओके, तो एस जयशंकर है वो वाराणसी आए हुए थे, किस प्रोग्राम में? काशी तमाल संगम में। तो इस प्रोग्राम में आए हुए थे और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ बातचीत में उन्होंने इसकी घोषणा की है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। हाल ही में कहाँ 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कहाँ पर 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा? गोवा, लक्षद्वीप, दमन द्वीप या अंडमान निकोबार? इनमें से बताइए, चारों जगह में से कहाँ के द्वीपों का नाम, 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा? तो इसका सही आंसर है डी, अंडमान निकोबार के 21 जो निर्जन द्वीप है उनके नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे जाएंगे। जैसे कि परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर राम राघोबा राणे, नायक जदुनाथ सिंह, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत, कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया। इसी तरह से और लोग हैं, 21 लोगों के 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर इन द्वीपों के नाम रखे जाएंगे। ओके, तो आज का लास्ट क्वेश्चन 10वां आपके सामने है। हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? मिनेश शाह या निमेश शाह या विक्रमादित्य सिंह या फिर डॉक्टर PK सरधना? बताइए, किसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का प्रबंध निदेशक बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा ए। किसे बनाया गया है? मिनेश शाह को। किसे बनाया गया है? मिनेश शाह को। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के MD इनको बनाया गया है। तो दुग्ध उत्पादन क्षेत्र की शीर्ष संस्था राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने मिनेश शाह को अपना MD नियुक्त किया है। ओके, इनकी नियुक्ति इसी साल 15 नवंबर से प्रभावी हुई है। ओके, तो हाईलाइट्स इसकी ये है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने मिनेश शाह को अपना MD नियुक्त किया है। यह फैसला NDDB बोर्ड का है। उनकी नियुक्ति बीते 15 नवंबर से प्रभावी है। ये जानकारी सरकार ने हाल ही में संसद में दी है। ओके, तो अभी पिछली कुछ 1-2 दिन पहले की क्लास में अपन ने देखा था ना कि NDDB और अमूल, ये दोनों मिलकर के क्या कि दूध उत्पादन में वृद्धि करने की जो तकनीक है वो कौन से देश को दी है? इन्होंने श्रीलंका को। श्रीलंका में दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए वहां पर ये अपनी तकनीक दे रहे हैं। ओके, तो आज के 10 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। इन सभी के आंसर शीट आपके सामने है और इससे आप चेक कर सकते हैं कितने आंसर आपके सही हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये करंट की इस सीरीज में लगातार अपन 10-10 क्वेश्चन डेली के डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चनों का संकलन आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो साथ ही और भी बताना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल पे जो RSSI EO RO की जो एग्ज़ाम आने वाली है उनसे संबंधित बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे कुछ क्लासें ली जा रही है, तो उनको भी आप ज़रूर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये क्लासें आप कंटिन्यू देखते रहें। ओके दोस्तों, धन्यवाद।